बच्चों, हाउ आर यू? फाइन ना? यस, माय नेम इज़ हर्ष कुमार एंड वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल सा चैनल रॉयल फिजिक्स। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मोशन, लेकिन मोशन को पढ़ने से पहले हम कुछ स्टोरी सुनेंगे और उस स्टोरी से इस चैप्टर को हम शुरू करेंगे। एक दिन क्लास में जब टीचर आते हैं तो सभी स्टूडेंट हल्ला करने लगते हैं, क्या सर आज पढ़ने उड़ने का कुछ मन नहीं है। तो टीचर कहते हैं तो आज क्या करोगे? तो स्टूडेंट्स कहते हैं सर आज क्विज करवा दीजिए। तो सभी ने क्विज के लिए हाँ भर दिया और टीचर भी कहते हैं चलो आज हम क्विज ही करवा देते हैं क्योंकि आज तुम लोगों को पढ़ने का मन नहीं है। तब टीचर ने दो ग्रुप बनाए, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। ग्रुप ए का हेड कविता को बनाए और ग्रुप बी का हेड सविता को बनाए और क्विज शुरू हो गया। टीचर ने बोला क्विज होगा मोशन चैप्टर के क्वेश्चन से। कविता क्वेश्चन सविता से पूछेगी और सविता क्वेश्चन कविता से पूछेगी। भैया जैसे पबजी खेलते हो ठीक उसी तरह कविता ने क्वेश्चन सविता पे दागना शुरू कर दिया और सविता क्वेश्चन कविता पे दागना शुरू कर दिया। जैसे पबजी में दुश्मनों को शूट करते हो ठीक उसी तरह क्विज घमासान होने लगा। होते होते दोनों ग्रुप की अंक पहुंच गए 100। ग्रुप ए भी 100 पर, ग्रुप बी भी 100 पर। दोनों के अंक 100 हो गए। पर क्वेश्चन पर 5 अंक मिलते थे तो दोनों 100 पर पहुंच गए। मैच एकदम रोमांच हो गया और टीचर ने कह दिया यह टाइम जो है यह लास्ट टाइम होगा और दोनों एक दूसरे से एक एक क्वेश्चन पूछेंगे और जिसे अंक मिलेगा उस टीम की जीत हो गई। तो आप किसके पार्टी में हैं? मैं तो हूँ कविता के पार्टी में। तो कविता सविता से क्वेश्चन पूछती है कि बता दो मोशन क्या होता है। मोशन क्या होता है? कविता सविता से पूछती है। सविता फट से जवाब दे देती है मोशन का डिफिनीशन। तो सविता को 5 अंक मिल गए। फिर सविता को अब एक ऐसे क्वेश्चन पूछना था जो कविता जवाब नहीं दे पाए, तभी तो मैच जीत सकती थी, नहीं तो मैच टाई हो जाता। और सविता पूछती है बताओ काइनेमेटिक्स क्या होता है। काइनेमेटिक्स क्या होता है? इसके मन में क्वेश्चन मार्क उठने लगे। क्या करूं अब, क्योंकि इसने कभी काइनेमेटिक्स सुनी ही नहीं थी, वो भी मोशन चैप्टर में। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम काइनेमेटिक्स को भी बताएंगे, उसके बाद मोशन को जानेंगे। और मैं तो भैया हार गया क्योंकि मैं तो कविता के पार्टी में। कि हम काइनेमेटिक्स को क्यों जानेंगे मोशन के अंदर, जानना भैया जरूरी है। काइनेमेटिक्स और मोशन एकदम रिलेटेड है, सेम है। जब आप क्लास 11th में पढ़ोगे तो इसी चैप्टर का नाम हो जाएगा काइनेमेटिक्स। आईसीएसई बोर्ड में जब आप पढ़ोगे तो इसी चैप्टर का नाम हो जाएगा काइनेमेटिक्स। बट जब आप सीबीएसई बोर्ड में पढ़ोगे तो इसी चैप्टर का नाम है मोशन। तो हमने सोचा आपको पहले ये बता दें। और काइनेमेटिक्स को जानने से पहले हमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स क्या होता है? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ द इफेक्ट ऑफ फोर्सेज ऑन द बॉडी आर कॉल्ड मैकेनिक्स। मैकेनिक्स फिजिक्स का एक ब्रांच है जो किसी भी बॉडी पर जब फोर्स लगता है तो उसके इफेक्ट को डील करता है। तो इस ब्रांच को हम मैकेनिक्स कहते हैं। जैसे यह एक ऑब्जेक्ट है और इस पर जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? केस 1 होगा कि ये बॉडी मोशन में चला जाए। केस 2 इसका पॉसिबल है कि ये बॉडी रेस्ट में रहे, मींस ये अपने प्लेस को चेंज करे। केस 1 मोशन मींस प्लेस को चेंज करे। केस 2 ये प्लेस को चेंज नहीं करे। जो भी होगा फोर्स, किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगने के बाद क्या क्या होगा, ये सभी चीज हम मैकेनिक्स के अंदर पढ़ते हैं। अब हम मैकेनिक्स का डिवीजन करेंगे। मैकेनिक्स को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है मेरा स्टैटिक्स, सेकंड है मेरा डायनेमिक्स। और फिर हम डायनेमिक्स को 2 पार्ट में डिवीजन करते हैं। फर्स्ट है मेरा काइनेमेटिक्स, सेकंड है मेरा काइनेटिक्स। तो मैकेनिक्स का डिवीजन हम 2 पार्ट में करते हैं, स्टैटिक्स डायनेमिक्स। डायनेमिक्स को हम 2 पार्ट में करते हैं, काइनेमेटिक्स काइनेटिक्स। स्टैटिक्स क्या होता है? तो इट डील्स विथ बॉडीज एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स। किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर हम फोर्स अप्लाइड करते हैं तो वो रेस्ट में ही रहता। मींस ये अगर पॉइंट ए पर कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर हम फोर्स अप्लाइड किए तो ये पॉइंट बी पर नहीं जाएगा या पॉइंट ए से कहीं नहीं जाएगा क्योंकि ये रेस्ट में ही रहेगा। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाइड करते हैं और वो अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है तो इस फेनोमिना को हम स्टैटिक्स के अंदर पढ़ते हैं।
मीन्स कोई बॉडी है उस पर जब हम फोर्स अप्लाइड करते हैं उसके बाद भी वो रेस्ट में ही रहता है। अब हम डायनेमिक्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, काइनेमेटिक्स, काइनेटिक्स। तो डायनेमिक्स क्या है? इट डील्स विथ बॉडी अंडर मोशन। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं तो वो मोशन में होना चाहिए। मीन्स पॉइंट ए पर अगर ऑब्जेक्ट है, अगर फोर्स अप्लाइड हुआ तो वो पॉइंट बी पर जाना चाहिए। मीन्स अपने प्लेस को वो चेंज कर रहा है। डायनेमिक्स के अंदर हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। अब काइनेमेटिक्स क्या होता है? तो काइनेमेटिक्स मैकेनिक्स का एक ब्रांच है जो किसी भी बॉडी जब मोशन में जाता है तो वो मोशन में क्यों गया, मीन्स काउज ऑफ मोशन को डील नहीं करता है। मोशन में बॉडी गया उसके बाद क्या होगा? जैसे एक ऑब्जेक्ट है, इस पर जब हम फोर्स लगाएंगे तो ये कुछ डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस तय करेगा, कुछ डिस्टेंस कवर करेगा, कुछ टाइम भी लगेगा। इसकी स्पीड क्या होगी? कितने स्पीड से इस पॉइंट पे पहुंचता है, पॉइंट ए से पॉइंट बी पर। तो डिस्टेंस, टाइम, स्पीड सिर्फ इसके बारे में जानेगा, ना कि ये मोशन में ये ऑब्जेक्ट क्यों आया, क्योंकि फोर्स लगा। और इस फोर्स को हम क्या कहेंगे? काउज ऑफ मोशन। काउज ऑफ मोशन, क्योंकि इसी फोर्स के वजह से तो ये बॉडी जो है वो मोशन में आता है। तो हम इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ इसके बारे में पढ़ेंगे। तो काइनेमेटिक्स द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील्स द बॉडी अंडर मोशन विदाउट कंसीडरिंग द काउज ऑफ मोशन। मोशन के बारे में डील करता है लेकिन ये नहीं समझता है कि वो बॉडी मोशन में कैसे आया, क्यों आया। अब काइनेटिक्स जो है वो काइनेमेटिक्स का ठीक उल्टा है। उल्टा कैसे है? इसमें हम काउज ऑफ मोशन के बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन इसके अंदर हम काउज ऑफ मोशन के ही बारे में पढ़ेंगे। इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा तो इस फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, इसके बारे में हम जानेंगे। और इसमें हम इसके बारे में नहीं जानेंगे इसकी स्पीड कितनी थी, कितने डिस्टेंस कवर किया, ये सब हम नहीं जानेंगे, कितने टाइम में किया। सिर्फ हम ये जानेंगे कि फोर्स मीन्स काउज ऑफ मोशन के बारे में हम काइनेटिक्स में पढ़ेंगे। द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील्स द बॉडी अंडर विथ कंसीडरिंग द काउज ऑफ मोशन। विथ कंसीडरिंग द काउज ऑफ मोशन मीन्स काउज ऑफ मोशन को कंसीडर करके डील करता है कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में क्यों आया, कितना फोर्स लगा, ये सब पढ़ना है काइनेटिक्स के अंदर। तो हमको पढ़ना है काइनेमेटिक्स। हमको क्या पढ़ना है? काइनेमेटिक। तो मेरा टॉपिक है मोशन। अब काइनेमेटिक्स मोशन से कैसे रिलेटेड है वो हम देखते हैं। तो काइनेमेटिक्स वर्ड को जब हम स्प्लिट करेंगे तो 2 वर्ड में स्प्लिट होगा, काइन प्लस मेटिक्स। काइन मीन्स होता है मोशन, मेटिक्स मीन्स होता है मैथ्स। तो जब हम मोशन का मैथ पढ़ेंगे, मोशन का मैथ पढ़ेंगे तो उसको हम काइनेमेटिक्स कहते हैं। मोशन का जब हम मैथ पढ़ेंगे तो उसको हम काइनेमेटिक्स कहते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं मोशन को। तो मोशन क्या होता है? मोशन द चेंज इन पोजीशन ऑफ अ बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, रेफरेंस पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट और टाइम इज कॉल्ड मोशन। सपोज करो कि ये पॉइंट ए है, यहाँ पर एक कार है, एक कार है, ठीक है। कुछ समय के बाद ये कार पॉइंट बी पे चला गया, पॉइंट बी पे चला गया, ठीक है। पॉइंट ए पर था, पॉइंट बी पे चला गया। तो इनिशियली यह पॉइंट ए पर था, इसका पोजीशन चेंज होकर पॉइंट बी पे चला गया। तो द चेंज इन पोजीशन ऑफ अ बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, जब ए पर था तो इसका कार का पोजीशन भी ए पर ही था। जब बी पर से चला गया तो ए से डी डिस्टेंस दूर चला गया, मीन्स इससे टाइम टू टाइम इस कार का पोजीशन मीन्स डिस्टेंस जो था वो इंक्रीज करते गया। कभी कार यहाँ पे था, फिर यहाँ पे आया होगा, यहाँ पर ए पॉइंट से कुछ और डिस्टेंस होगा, यहाँ पर कुछ और होगा, यहाँ पर कुछ और होगा, फिर यहाँ पर कुछ और है। तो ये जो पोजीशन मान लेते हैं, ये P1, P2, P3, P4, P5, ये सारे पोजीशन थे कार के। तो P1 से P2, P2 से P3, P3 से P4, P4 से P5, ये जो चेंज इन पोजीशन हुआ इसी को हम मोशन कहते हैं। तो चेंज इन पोजीशन कैसे हुआ, किसके रिस्पेक्ट में हुआ? मान लो कि आपके घर के आगे से एक कार जा रही है, ठीक है। तो कार जा रही थी तो कभी कार आपके घर के आगे में थी, कुछ दूर कुछ समय के बाद कार यहाँ पर आ गई, ठीक है।
कुछ समय के बाद फिर कार ने अपने पोजीशन को चेंज कर दिया। तो ये जो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग, ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। क्योंकि हम इस बिल्डिंग के रिस्पेक्ट में देखें, इस बिल्डिंग के रिस्पेक्ट में देखें तो कभी कार x1 डिस्टेंस पे थी, फिर उसका पोजीशन x2 डिस्टेंस पे हो गई, फिर पोजीशन x3 डिस्टेंस पर हो गया, x3 डिस्टेंस पर हो गया। मीन्स इस कार का जो डिस्टेंस है बिल्डिंग के रिस्पेक्ट में इंक्रीज कर रहा है। तो ये बिल्डिंग जो है वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। इसी को हम फिक्स्ड पॉइंट भी कह सकते हैं, फिक्स्ड पॉइंट भी कह सकते हैं। तो ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट और फिक्स्ड पॉइंट को लेकर हम मोशन को डिफाइन कर रहे हैं। मोशन का डिफिनेशन क्या है? द चेंज इन पोजीशन ऑफ अ बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन चेंज हो रहा है कार का। पहले x1 डिस्टेंस पे था, फिर x2 डिस्टेंस पे था, फिर x3 डिस्टेंस पे था। तो इस कार का जो पोजीशन चेंज हुआ इस स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मीन्स बिल्डिंग के रिस्पेक्ट में, इसी को हम मोशन कहते हैं। तो अब ये कार जो है इस बिल्डिंग के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। बिल्डिंग तो रेस्ट में है, ये बिल्डिंग तो रेस्ट में है, बट ये कार इस बिल्डिंग के रिस्पेक्ट में अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है। तो यही बिल्डिंग हो गया इस कार के लिए रेफरेंस पॉइंट। और रेफरेंस पॉइंट जो होता है हेल्प्स टू डिफाइन मोशन। रेफरेंस पॉइंट मोशन को डिफाइन करने में हेल्प करता है। मोशन का डेफिनेशन ही है कि द चेंज इन पोजीशन ऑफ अ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट और रेफरेंस पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट और टाइम इज कॉल्ड मोशन। अब टाइम के रिस्पेक्ट में भी मोशन को डिफाइन किया जा सकता है। अभी t1 पे है, थोड़ी देर के बाद t2 समय, मान लो कि 4 बजे यह गाड़ी इस बिल्डिंग के आगे में थी, 4:10 में यह गाड़ी बी पॉइंट पे आ गई। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और 4:20 में यह गाड़ी सी पॉइंट पे आ गई। तो 4 बजे जब गाड़ी ए पॉइंट पे थी तो इसकी पोजीशन क्या थी? ए थी। 4 बजे गाड़ी जब ए पॉइंट पे थी तो इसकी पोजीशन ए थी। 4:10 में गाड़ी जब बी पॉइंट पे गई तो इसकी पोजीशन बी थी, और 4:20 में गाड़ी की पोजीशन सी थी। तो टाइम के रिस्पेक्ट में भी किसी ऑब्जेक्ट का जब पोजीशन चेंज होता है तो उसे मोशन कहते हैं। पोजीशन में चेंज हो, टाइम के रिस्पेक्ट में हो, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में हो, या रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हो, तो हम उसे मोशन कहेंगे। हम ये कहेंगे कि ये कार मोशन में है। अब रेस्ट क्या होगा? रेस्ट मोशन का ठीक अपोजिट होता है। When the body does not change its position with respect to time or reference point is called rest। जब कोई भी बॉडी टाइम और रिफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन को चेंज नहीं करता है तो वो रेस्ट होता है। जैसे मान लो कि इसी बिल्डिंग के आगे में कार है, t1 टाइम में भी कार की पोजीशन ए थी, t2 टाइम में भी बी ही थी, सॉरी ए ही थी, और t3 टाइम में भी पोजीशन ए ही थी। सपोज करो कि इस बिल्डिंग के आगे कार है और इस पॉइंट को हमने ए मान लिया। तो t1 समय मीन्स मान लिए कि 4 बजे जो कार थी इसी ए पॉइंट पे थी। जब टाइम 4:10 हुआ, 4:10 तो ए पॉइंट पर ही थी। जब टाइम 4:20 हुआ फिर भी गाड़ी ए पॉइंट पर ही थी। तो इसका मतलब क्या? ये जो बॉडी है ये रेस्ट में है, ये रेस्ट में है, और ये हमारा है रिफरेंस पॉइंट। और इस रिफरेंस पॉइंट से इस कार की जो पोजीशन है वो भी इंक्रीज नहीं कर रही है। इसका मतलब है कि ये बॉडी रेस्ट में है। अब जो है नेक्स्ट पॉइंट है मेरा, मोशन एंड रेस्ट बोथ आर रिलेटिव टर्म, इट डिपेंड्स अपॉन ऑब्जर्वर। तो इस पॉइंट को समझने के लिए हम एग्जाम्पल की ज़रूरत है। मान लो कि आप दिल्ली का लाल किला घूमने के लिए गए हो, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ आप बस में बैठे हो, बहुत सारे आपके फ्रेंड हैं, ठीक है। आप सभी दोस्त सभी बस में बैठे हो, और बस किस में है? तो बस मोशन में है, मोशन में है। तो क्या आप दोनों फ्रेंड के बीच का जो पोजीशन है वो चेंज है? ये आप हो, ये ए है, मान लो ए है, ये बी है, ये सी है। ये कोई लड़का है जिसका नाम ए है, इस लड़के का नाम बी है, इसका सी है। इस दोनों के बीच कोई पोजीशन चेंज हो रही है? नहीं हो रही है। जहां आप बैठे हो वहीं पर ये बैठा है, वहीं पे ये भी बैठा है। इन तीनों के बीच का पोजीशन
चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन अगर कोई आदमी इस पोजीशन पे खड़ा है तो इसके रिस्पेक्ट में इस बस का पोजीशन चेंज हो रहा है। ये डी है, तो डी के लिए बस किस में है? मोशन में है। डी के लिए तो पूरा बस ही मोशन में है और बस के अंदर ए बी सी तीनों बैठे हैं, तो डी के लिए ए बी सी तीनों मोशन में है। लेकिन ए के लिए ना बी में मोशन है ना सी मोशन में है। तो अब ए को ऑब्जर्वर मानते हैं। ए जब ऑब्जर्वर रहेगा तो बी एंड सी किस में है? रेस्ट में है। जब डी ऑब्जर्वर रहेगा तो बी एंड सी किस में है? मोशन में है। तो हम केस 1 देखते हैं तो बी और सी रेस्ट में है जब ए ऑब्जर्वर है, और केस 2 देखते हैं तो बी और सी जो है वो मोशन में है जब डी ऑब्जर्वर है। तो मोशन और रेस्ट क्या है? रिलेटिव टर्म है, और ये किस पे डिपेंड करता है? तो ये ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है। तो ये हुई मैजिक वाली बात, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कभी भी मोशन और रेस्ट दोनों कह सकते हैं, बशर्ते वो डिपेंड ऑब्जर्वर पे करता है। बी और सी रेस्ट में है जब ए ऑब्जर्वर है, और वही बी और सी मोशन में है जब डी ऑब्जर्वर है। तो अब हम जानते हैं स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में। फिजिकल क्वांटिटी को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। मैंने फिजिकल क्वांटिटीज पिछले चैप्टर में पढ़ा रखा है मेजरमेंट में। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो पहले उस चैप्टर को पढ़ लें, क्योंकि इस चैप्टर में भी आगे उस चैप्टर से रिलेटेड बहुत पॉइंट हमको बताना है। तो चलिए हम जानते हैं स्केलर क्वांटिटीज के बारे में। तो स्केलर क्वांटिटीज के पास ओनली मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर क्वांटिटी के पास बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसके पास मैग्नीट्यूड भी होते हैं और डायरेक्शन भी होते हैं। सपोज करो कि कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे मैंने क्या दिया कि इस पे 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, इस ऑब्जेक्ट पर 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाइड किया गया। तो अब क्वेश्चन उठता है कि 5 न्यूटन का फोर्स किधर अप्लाइड किया गया? अगर हम इस डायरेक्शन में अप्लाइड करें तो इसमें इधर मोशन होगा। ये देख लो, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अगर हम ईस्ट में अप्लाई करते हैं तो ईस्ट में मोशन होगा, नॉर्थ में अप्लाई करते हैं तो नॉर्थ में मोशन होगा, साउथ में अप्लाई करते हैं तो साउथ में मोशन होगा। तो फोर्स के लिए डायरेक्शन भी मायने रखता है कि फोर्स को किस डायरेक्शन में किस ऑब्जेक्ट पर अप्लाई किया गया। तो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होंगे। और स्केलर क्वांटिटी, अगर आपसे कोई कह दे कि अभी टाइम 5:06 हुआ है, तो आप ये पूछोगे कि 5:06 किस डायरेक्शन में हुआ है? ये कोई पागल ही पूछेगा। तो कुछ क्वांटिटी ऐसे होते हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, तो उसको हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। और जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो गया वो स्केलर क्वांटिटी हो गया। तो स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंटेशन में एरो हेड का यूज नहीं करते हैं, जबकि वेक्टर क्वांटिटी के रिप्रेजेंटेशन में हम एरो हेड का यूज करते हैं। जैसे इस ऑब्जेक्ट पर अगर हम 5 न्यूटन का फोर्स ए बी लगा रहे हैं, तो इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए इसके हेड पर हम एक एरो लगाते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ऑलवेज फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो ये वेक्टर फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन हुआ। लेकिन टाइम जब होगा 5 सेकेंड तो इसके ऊपर हम वेक्टर नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये स्केलर है, और स्केलर में एरो हेड का रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है। अगर कभी टाइम का मैग्नीट्यूड x है तो इसके ऊपर एरो नहीं लगेगा, अगर फोर्स का मैग्नीट्यूड x है तो इसके ऊपर एरो लग जाएगा। तो वेक्टर क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन हम एरो हेडेड से करते हैं। स्केलर क्वांटिटी में ऑल मैथमेटिकल कैलकुलेशन आर पॉसिबल, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी में मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो होता है वो नहीं पॉसिबल होता है। उसके एडिशन के लिए वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन आता है, ट्रायंगल्स लॉ ऑफ एडिशन आता है, पैरेललोग्राम्स लॉ ऑफ एडिशन आता है। सपोज करो कि कोई ऑब्जेक्ट पहले 5 सेकेंड में ए से बी जाता है, फिर अगले 6 सेकेंड में बी से सी जाता है, तो टोटल टाइम कितना होगा? टोटल टाइम पूरे जर्नी में उसको 11 सेकेंड ही लगेंगे, 6 + 5 सेकेंड ही लगेंगे। बट जब हम वेक्टर का एडिशन करेंगे तो 5 + 4 9 भी पॉसिबल है और 1 भी पॉसिबल है। लेकिन जब हम स्केलर का एडिशन करेंगे तो 6 + 5 हमेशा 11 भी होगा। जैसे अगर इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगेगा तो ये 5 न्यूटन का है, फिर से हम 4 न्यूटन का फोर्स लगा दिए
तो ये रिजल्टेंट फोर्स 9 न्यूटन हो जाएगा। लेकिन जब इसी ऑब्जेक्ट पर हम 5 न्यूटन का फोर्स ईस्ट डायरेक्शन में देंगे और 4 न्यूटन का फोर्स वेस्ट डायरेक्शन में देंगे तो इसका सम हो जाएगा 1 न्यूटन। 5 न्यूटन प्लस माइनस 4 न्यूटन, क्योंकि 5 न्यूटन के डायरेक्शन का अपोजिट डायरेक्शन है 4 न्यूटन का डायरेक्शन, तो इसका सम 1 हो जाएगा। तो वेक्टर क्वांटिटी का सम 5 + 4 9 भी पॉसिबल है, 1 भी पॉसिबल है। तो इसमें सिंपल अलजेब्रिक रूल नहीं लगता है। इसके लिए हमेशा पैरेललोग्राम्स लॉ ऑफ एडिशन और ट्रायंगल्स लॉ ऑफ एडिशन होता है, जो क्लास 11th में पढ़ेंगे। लेकिन स्केलर क्वांटिटी में सिंपल अलजेब्रिक रूल ही लगता है। तो अब हम समझते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को। मान लो कि ए पॉइंट पर आपका घर है, होम है, बी पॉइंट पर आपका स्कूल है, ठीक है। तो आप स्कूल ऐसे भी जा सकते हो, आप ऐसे भी जा सकते हो, आप ऐसे भी जा सकते हो, स्कूल पर ऐसे भी जा सकते हो और ऐसे भी जा सकते हो। ये हो गया पाथ नंबर 1, ये पाथ 2, ये पाथ 3, ये पाथ 4। मान लो कि आपके पिताजी बहुत रिच पर्सन है, तो आपने क्या किया कि अपने घर के छत पर से स्कूल के छत पर को एक ब्रिज से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो एक पाथ ये भी हो गया। तो अब आप बताइए कि इसमें सबसे छोटा पाथ कौन है? पाथ 5। पाथ 5 जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट पाथ है, ठीक है। और पाथ 1 2 3 4 ये चारों पाथ ग्रेटर देन 5 है। तो ये चारों पाथ डिस्टेंस हो गया जो भी है, और ये पाथ डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। अब मान लो मेरे घर से स्कूल जाने की जो पाथ है वो पहला ये है और दूसरा ये भी है। तो ये जो पाथ है ये एक्चुअल पाथ है। तो एक्चुअल पाथ जो होगा वो डिस्टेंस होगा, एक्चुअल पाथ जो होगा वो डिस्टेंस होगा। और ये इस पॉइंट का शॉर्टेस्ट पाथ है, शॉर्टेस्ट पाथ है, तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। तो किसी भी दो पॉइंट का शॉर्टेस्ट पाथ जो होगा वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। तो किसी भी दो पॉइंट की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो स्ट्रेट लाइन है। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी पर एक इस रास्ते से जाया जा सकता है और एक इस रास्ते से जाया जा सकता है, पाथ 1 और पाथ 2। तो ये एक्चुअल डिस्टेंस है, एक्चुअल पाथ है। तो एक्चुअल पाथ को हम डिस्टेंस कहेंगे, और जो दो पॉइंट के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा तो उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो अब हम डिस्टेंस के बारे में जानते हैं। डिस्टेंस को हम कैपिटल एस से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस का डेफिनेशन क्या हो गया? तो द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। ये मेरा क्या हो गया? इनिशियल पोजीशन, और बी क्या हो गया? फाइनल पोजीशन। तो इस दो पॉइंट के बीच का जो एक्चुअल पाथ कवर होगा, ये नहीं, शॉर्टेस्ट पाथ नहीं, एक्चुअल पाथ जो कवर्ड होगा उसको हम डिस्टेंस कहेंगे। इसको हम एस से डिनोट करते हैं। इसका एसआई यूनिट जो होता है वो मीटर होता है। डिस्टेंस क्या है? एक लेंथ है, और लेंथ किस क्वांटिटी के अंदर आता है? फंडामेंटल क्वांटिटी, ना कि डिराइव्ड क्वांटिटी। तो ये हो गया हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी। इसलिए बच्चों मैं कहता हूं कि पहले मेजरमेंट पढ़ो। हमने पिछले चैप्टर में डायमेंशंस आपको पढ़ाया मेजरमेंट में। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो पढ़ लो, क्योंकि इसी के बारे में हम बोलते थे कि हर एक टॉपिक में हम इसका यूज करेंगे। हर एक टॉपिक में एक दो पॉइंट को इस चैप्टर के हेल्प से हम इंक्रीज कर देंगे। तो डिस्टेंस का डायमेंशन क्या है? डिस्टेंस क्या है? एक लेंथ है, ओनली लेंथ है। तो लेंथ का जो डायमेंशन होगा वो m0 l1 t0। तो इसका डायमेंशन क्या होगा? 0 1 0। किसमें एक्सप्रेस है? इन mlt रेस्पेक्टिवली। डिस्टेंस को हम s से डिनोट करते हैं, और इसके बगल हम दो लंबा सीधा सा लकीर लगा दिए, तो इसको कहते हैं मॉडुलस। मॉडुलस, इसको हम क्या कहते हैं? मॉडुलस। और इसका मतलब होता है पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव। तो ये मेरा हो गया मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड होता है स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। अब ये जो मेरा है वो स्केलर क्वांटिटी है। अब डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी कैसे है? ये मेरा स्केलर क्वांटिटी है। मान लो पॉइंट ए से हम ऐसे पॉइंट बी पर गए,
तो अब इस जो एक्चुअल पाथ कवर्ड हुआ है डिस्टेंस में, तो इस पॉइंट पर इसकी डायरेक्शन इधर है, इस पॉइंट पे इधर है, इस पॉइंट पे इधर है, इस पॉइंट पे इधर है, हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन इसका चेंज हो रहा है। मींस डिस्टेंस के पास नो स्पेसिफिक डायरेक्शन है, स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है। तो जिसके पास स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता है वो क्या होता है, मेरा स्केलर क्वांटिटी, और डिस्टेंस मेरा क्या है, स्केलर क्वांटिटी। लेकिन जब स्पेसिफिक डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन जिस क्वांटिटी के पास स्पेसिफिक डायरेक्शन होगा, मींस वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो डिस्प्लेसमेंट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, किसी भी दो पॉइंट का सबसे छोटा डिस्टेंस जो होगा उसी को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो मान लिए पॉइंट ए और पॉइंट बी है, पॉइंट ए को कहेंगे इनिशियल पॉइंट और पॉइंट बी को कहेंगे फाइनल पॉइंट। तो ए किसी भी दो पॉइंट का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एक स्ट्रेट लाइन होता है, मैंने आपको बता रखा है। तो ये जो मेरा होगा ये डिस्प्लेसमेंट होगा। आप फिगर बनाकर देख लो, इससे छोटा डिस्टेंस कोई हो ही नहीं सकता। कितने भी ड्रॉ कर लो दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, हमेशा जो होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। और इस स्ट्रेट लाइन के अलावा ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जाने वाला कोई अनदर पाथ जो होगा, कोई भी हो, चाहे पाथ 1 हो या 2 हो या 3 हो, कोई भी हो, वो डिस्टेंस होगा। लेकिन जो शॉर्टेस्ट पॉइंट पाथ होगा, स्ट्रेट लाइन, वो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। अब डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। हमने बोला था कि इसमें स्पेसिफिक डायरेक्शन है, कोई ऑब्जेक्ट ए से बी पर गया तो हर समय इसका डायरेक्शन टुवर्ड्स ईस्ट ही रहेगा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, हमेशा इसका डायरेक्शन ईस्ट ही रहेगा। लेकिन इसी पर जब डिस्टेंस कवर करेगा तो कभी साउथ में रहेगा, कभी ईस्ट में रहेगा, कभी ईस्ट नॉर्थ में रहेगा, मींस स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं रहेगा। इसलिए डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी था और यहाँ पर स्पेसिफिक डायरेक्शन, तो इसका एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है, इसलिए इसको हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। इसको हम डिनोटेड बाय एस, कैपिटल एस से इसको भी डिनोट करते हैं। फिर आपका क्वेश्चन होगा तो सर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे पहचानेंगे? तो कैपिटल एस के ऊपर एरो हेडेड दे देंगे। हम बोले थे आपको वेक्टर क्वांटिटी जब पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि ये एरो हेडेड से डिनोट किया जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट मेरा वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके ऊपर हम एरो हेडेड देके डिनोट करेंगे। तो अब ये जो डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ है और लेंथ मेरा फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट भी फंडामेंटल क्वांटिटी हो जाएगा, फंडामेंटल क्वांटिटी हो जाएगा। इसका जो SI यूनिट है इसका भी मीटर ही है। इसका डायमेंशन क्या होगा? ये एक लेंथ है और लेंथ का डायमेंशन m0, m⁻0, l⁻1 एंड t⁻0। डायमेंशन के पावर्स होंगे 0, 1, 0, किसमें एक्सप्रेस हैं? MLT में एक्सप्रेस हैं। तो अब अगर डिस्प्लेसमेंट को मोड के अंदर रखेंगे तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सपोज करो कि एक को अगर हम मोड के अंदर रखें तो इसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही होगा, निगेटिव नहीं होगा, हमेशा वैल्यू पॉजिटिव होगा। इसका मतलब ओनली मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन से हमें कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है, ओनली मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नॉट इन्वॉल्व्ड। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू होता है वेलोसिटी इनटू टाइम, ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब वेलोसिटी क्या होता है तो अब हम अगले वीडियो जब लेकर आएंगे तो उसमें हम बताएंगे आपको वेलोसिटी। तो जब हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो डिफरेंस है उसको पढ़ेंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव केस ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, इक्वल केस ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एंड जीरो केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि डिस्प्लेसमेंट का एक्चुअल डेफिनेशन क्या है। आज जो हम बताए डिस्प्लेसमेंट का एक्चुअल डेफिनेशन वो हम गलत बताए हैं, क्योंकि वो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन था। तो कल हम जब अगले वीडियो लेकर आएंगे तो उसमें हम आपको डिटेल से ये सभी चीजें पढ़ाएंगे। अभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की जो स्टोरी है, जो मूवी है, वो खत्म नहीं हुई है, अभी बहुत बची हुई है। तो तब तक आप इंतजार करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब करके आप हमारा हेल्प कीजिए।